हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ पावर एकेडमी। यूथ पावर एकेडमी में डेली आपकी करंट अफेयर्स की क्लासेस होती हैं। और आप हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हमसे आप व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट पोस्ट कर सकते हैं और लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और जो हमारा मटेरियल है वो करंट अफेयर्स, यूपीएससी और यूपीपीसीएस को ध्यान में रखते हुए फोकस्ड है। बाकी भी जो एग्जामिनेशन है उनके लिए काफी अच्छा मटेरियल है। और डेली अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। यूपीएससी में जो सिलेबस है, जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, उसके अकॉर्डिंग सारी चीजों को बनाया गया है। तो आप ज्यादा से ज्यादा हमसे जुड़िए। तो सबसे पहले जीएस पेपर 1, आर्ट एंड कल्चर। प्रधानमंत्री मोदी इन्होंने 350th मार्टिडम ईयर या शहीदी समागम, इसको जो है वो एड्रेस किया मुंबई में, महाराष्ट्र। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो महाराष्ट्र है वो अपनी ब्रेवरी, हार्मनी, कॉपरेशन की जो है वो जाना जाता है, इनकी एक लेगेसी है। और इन्होंने ये भी बताया कि इस साल कैसे जो है वो 400 प्रकाश पूरब मनाया गया है श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का। इस मौके पे पोस्टेड स्टैम्प भी जारी किए गए, स्पेशल कॉइन जारी किए गए। और 550th प्रकाश पूरब मनाया गया गुरु नानक देव जी का। और हर जो था ओकेजन, उसको बहुत ही डिवोशन के साथ सेलिब्रेट किया गया। इसके अलावा एक नया नेशनल ट्रेडिशन बना है जिसके तहत वीर बाल दिवस मनाया जाएगा, जो कि साहिब जादास थे उनको ऑनर करने के लिए इसको मनाया गया जाएगा हर साल। और श्री गुरु तेग बहादुर साहिब ये सिखों के 9वें गुरु थे। और इनको मुगल शासक औरंगजेब के ऑर्डर पर 1675 में इनको फांसी पे चढ़ा दिया गया था। इन्होंने मना कर दिया था कि ये इस्लाम को नहीं अपनाएंगे और अपने रिलीजियस फ्रीडम को इन्होंने डिफेंड किया। साथ ही साथ जो कश्मीरी पंडित थे उनके लिए भी इन्होंने काफी फाइटिंग किया। तो इसीलिए जो है वो इनके जो बलिदान था उसके लिए जो है इनको हम लोग ये मनाते हैं। और तो ये सारा जो सिख उनका है, उनके लिए इस बार काफी सारी चीजें जो है वो सेलिब्रेट हो रही हैं। और हिंद दी चादर, ये टाइटल दिया जाता है जो कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी को, क्योंकि इन्होंने रिलीजियस फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना बलिदान दिया था। तो अगर हिंद दी चादर आए किस गुरु से एसोसिएटेड है, तो ये गुरु तेग बहादुर साहिब जी से एसोसिएटेड है। और प्रकाश पर्व, ये जो है वो बर्थ एनिवर्सरी होती है जो गुरुओं की, उनको उसको जो है वो उसमें सेलिब्रेशन किया जाता है। और सिखिज्म की बात करें तो 5 तख्त हैं इसमें, जो कि सीट्स ऑफ अथॉरिटी माने जाते हैं। और तख्त श्री हजूर साहिब, ये नांदेड़ महाराष्ट्र में है, जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जो है वो उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये आपका इस सेलिब्रेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी। फिर इंडिया का जो हेल्थ केयर है उसमें काफी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और भारत एक ग्लोबल हेल्थ पावर हाउस के रूप में उभर के आ रहा है। अगर हम बात करें तो जो बायो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है ये रैपिडली ग्रो किया है। मेडिकल टूरिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है कि इसमें भी काफी इंक्रीज हुआ है। 2009 में 1,12,000 के अराउंड था, उससे बढ़ के अभी ये 6 lakhs के लगभग पहुंच गया 2024 में। और इसी सेक्टर को और बढ़ावा देने के लिए यूनियन बजट 26-27 का जो है, इसके तहत 5 इंटीग्रेटेड मेडिकल हब्स बनाए जाएंगे अक्रॉस द इंडिया। और इसमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनेंगे। तो जो हेल्थ के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसमें जो सबसे प्रमुख हमारी स्कीम्स हैं, इसमें आयुष्मान भारत स्कीम ये काफी इम्पोर्टेंट है। और इसके तहत एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोवाइड किया जाता है
जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन है, जो वल्नरेबल सेक्शन है। इसके प्रमुख 4 कंपोनेंट हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट पब्लिकली फंडेड हेल्थ सेंटर है, हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, इन्हें जो है वो बनाया गया है, हेल्थ सेंटर्स को अपग्रेड किया गया है जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स थे। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ये लार्जेस्ट पैन इंडिया स्कीम है हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए। और पांचवा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसके तहत डिजिटल हेल्थ को, जो हेल्थ का जो इकोसिस्टम है उसको और बेहतर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात करें तो ये लॉन्च हुआ 23 सितंबर 2018 और इसके तहत 5 लाख रुपीस तक का हेल्थ केयर कवरेज प्रोवाइड किया जाता है टर्शियरी और सेकेंडरी केयर के लिए, और जो फैमिलीज होती हैं। इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स जो हैं अबव 70 ईयर्स, उनको भी इस योजना का लाभ जो है वो मिलता है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ये लॉन्च हुआ था 2021 में और इसके तहत जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, जो ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स हैं, इन सब का अपग्रेडेशन किया गया है। फिर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसके तहत यूनिक हेल्थ आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड किया जाता है बेनिफिशियरीज को। भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव भी चला रहा है और इसके 53 सेल्स हैं अक्रॉस स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, जिनके थ्रू 24/7 काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है 20 लैंग्वेजेस में। और इसके तहत अभी तक 3.28 मिलियन से ज्यादा केसेस को सपोर्ट किया गया है। टेलीमानस ऐप की बात करें तो ये लॉन्च हुआ था 10 अक्टूबर 2022 और ये 12 लैंग्वेजेस में है। अगर किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है, मेंटल हेल्थ का कोई इश्यू है, तो वो इस पे बात करके सपोर्ट उसको जो है वो मिल सकता है। इसके अलावा हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है और इसके तहत हमने काफी वैक्सीनेशन जो है वो प्रोवाइड किया है। एनुअली 26.7 मिलियन न्यू बॉर्न्स और 29 मिलियन प्रेग्नेंट हेल्थ वुमेन को जो है वो वैक्सीनेशन टारगेट किया जाता है। 1.03 मिलियन आशा और ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइव्स हैं जिन्होंने 13 मिलियन इम्यूनाइजेशन सेशंस जो है वो अक्रॉस द कंट्री कंडक्ट करवाया, जो रिपोर्ट है 4 अप्रैल 2025 तक की। फिर इसके अलावा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में 11 वैक्सीन हैं, तो इनके नाम इंपॉर्टेंट रहेंगे, कभी कभी पूछ भी सकते हैं कि कौन कौन सी वैक्सीन आती हैं। जैसे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन, बैसिलस कैलेमिड गुरिन वैक्सीन या बीसीजी, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, पेंटावेलेंट वैक्सीन, रोटा वायरस वैक्सीन, न्यूमोकॉकल टेटनस, एडल्ट डिप्थीरिया वैक्सीन, जापानीज इंसेफेलाइटिस वैक्सीन, ये सारी इसमें इंक्लूडेड है, तो इनके जो नाम है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। मिशन इंद्रधनुष, ये लॉन्च हुआ था 25 दिसंबर 2014 को और इसके तहत महिलाओं, जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं और जो बच्चे हैं, उनको इनको जो है वो वैक्सीनेशन उनको प्रोवाइड किया जाता है। फिर अगर हम की अचीवमेंट्स की बात करें तो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 2.2 बिलियन जो कोविड-19 वैक्सीन की जो डोजेस थे, इनको एडमिनिस्टर किया गया और मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो में काफी गिरावट आई है 83% की, अगर हम कंपेयर करें 1990 से। और 75% रिडक्शन हुआ है अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट का 1990 से। टीबी के केसेस में भी काफी कमी आई है। अगर हम देखें तो 2015 में 1 लाख पे 237 केसेस थे, जो कि घट के 195 हो गए हैं 2023 में। और
इन जो हमारा मिशन इंद्रधनुष है उसके तहत जो वैक्सीनेशन कवरेज है वो 97.9% का है। इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है वो थर्ड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में बाय वॉल्यूम, और भारत जो है वो लार्जेस्ट सप्लायर है जेनेरिक मेडिसिन का। 20% जो वर्ल्ड का जेनेरिक मेडिसिन का सप्लाई है वो इंडिया के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। हम 200 कंट्रीज को जेनेरिक मेडिसिन एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये सारी जो हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है ये एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और इंडिया का जो बायो इकोनॉमी सेक्टर है इसमें 13 गुना इंक्रीज हुआ है 2014 के कंपैरिजन में, और ये 2054 तक इंक्रीज होके 160.57 बिलियन डॉलर के लगभग पहुंच गया है। और उद्देश्य है हमारा कि 2030 तक इसको 300 बिलियन यूएस डॉलर के तक, ये जो टारगेट है इसको अचीव करना। तो ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ये जितने मिशन है हेल्थ से रिलेटेड ये पूछे जा सकता है। डिफेंस की बात करें तो वज्र कॉर्प्स इन्होंने अपना 76 रेजिंग डे सेलिब्रेट किया। 2 मार्च को इनका ये होता है। और ये जो कॉर्प है ये 1950 में बना था, और उसके बाद से ये इसको एक डिस्टिंक्शन मिला हुआ है कि ये फर्स्ट इंडियन आर्मी कॉर्प है जो कि पोस्ट एस्टेब्लिशमेंट बना था। और इन्होंने काफी सारी जो विक्ट्रीज हैं उसमें प्रमुख भूमिका निभाई, जैसे डोगराई, बारकी, खेमकरन। तो इसके अलावा जो वर्ज कॉर्प्स के जो ट्रूप्स हैं इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन राहत, इनमें भी जो है वो एक प्रमुख भूमिका निभाई है। फिर यूएस और इजराइल ने ईरान के अगेंस्ट वॉर स्टार्ट कर दिया है, और कल से 2 दिन से जो है वो अटैक्स जो है वो हो रहे हैं। रिटेलिएशन में ईरान भी काफी कंट्रीज पे अटैक कर रहा है, जो आसपास की बहरीन और कुवैत, ये सब जो कंट्रीज हैं। और फर्स्ट डे के दिन ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेनी इनकी मृत्यु हुई, और काफी और भी हाई जो रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं उनकी डेथ हुई है। ईरान ने पर्शियन गल्फ, जिसमें कि बहरीन, कुवैत, कतर, यूएई, यहाँ पे जो भी मिलिट्री बेसिस हैं यूएस के उन पे काफी सारे अटैक्स किए हैं। और ये जो ईरान का के ऊपर जो यूएस और इजराइल का अटैक हुआ है, इसको एक काफी यूएस का कहना है कि अपनी इनकी जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने किया है, साथ इजराइल का भी यही है। और इन्होंने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, इनके अगेंस्ट जो है वो अपना ये चलाया है पूरा वॉर। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की बात करें तो ये बना था 1979 में। ये एक मिलिट्री, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, और इसको डिस्क्राइब किया जाता है प्रेटोरियन गार्ड ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। तो ये अब चूंकि वॉर हो रही है तो अब देखना होगा कि आगे क्या चीजें बनती हैं। जो पूरा मिडिल ईस्ट रीजन है यहाँ पे रिस्क काफी बढ़ गए हैं। एयर ट्रेवल जो है वो ज्यादातर जो एयरलाइंस हैं उन्होंने स्टॉप कर दिया है, उस जोन में नहीं जा रही हैं। और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है वहां से भी जो वेसल्स का मूवमेंट है उसको भी सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि वहां पे भी जो है वो रिस्क है। तो ये सारे अभी इश्यूज जो है वो चलेंगे, और देखना होगा कि कब तक जो है वो ये वॉर का चीजें चलती हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें तो एक क्रूशियल चोक पॉइंट है, यहाँ से जो ऑयल शिपमेंट्स हैं, ग्लोबल ऑयल शिपमेंट काफी भेजा जाता है। तो अगर ये एरिया में लंबे समय तक वॉर चलेगी तो इसका जो इम्पैक्ट है वो ऑयल रिसोर्सेस पे पड़ेगा। फिर 1 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी जी ने तमिलनाडु में काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी, 4400 करोड़ का। इन्होंने 3 न्यू आकाशवाणी एफएम रिले ट्रांसमीटर्स इनको ओपन इनका इनॉग्रेशन किया, और ये कुंभाकोनम, येरकॉड और वेल्लोर में बने हैं। और इससे जो है जो नेटवर्क है वो और ब्रॉड होगा, रीजनल कवरेज बढ़ेगा, और अनइंटरप्टेड एफएम ब्रॉडकास्टिंग जो है वो हो सकेगी। आकाशवाणी या ऑल इंडिया रेडियो ये इंडिया का नेशनल पब्लिक रेडियो ब्रॉडकास्टर है, और ये प्रसार भारती के अंतर्गत आता है।
ये बना था 1936 में। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट रेडियो नेटवर्क है अक्रॉस द वर्ल्ड। फिर इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन और के बारे में भी रिपोर्ट्स आई हैं। और इंडिया ग्लोबल जो रैंकिंग है इसकी लीडिंग है, फर्स्ट रैंकिंग है। वर्ल्ड का 25% ऑफ जो टोटल आउटपुट है वो इंडिया के द्वारा प्रोड्यूस होता है। कंसिस्टेंट ग्रोथ हो रही है मिल्क सेक्टर में। और कंपाउंड जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो लगभग 6% की है। मिल्क प्रोडक्शन 2014 में 146 मिलियन टन था और 24-25 में बढ़ के 247 मिलियन टन के लगभग पहुंच गया है। तो ये ओवरऑल 69.4% का इंक्रीज है। तो मिल्क प्रोडक्शन में काफी जो है वो हमने बढ़ोतरी जो है वो दर्ज किया है। इसके अलावा बाकी सेक्टर्स जो हैं उनमें भी काफी जो है वो एडवांसमेंट हुआ है। और फिशरीज, लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री, इन सब में भी ग्रोथ दर्ज किया गया है। फिर तमिलनाडु के अलावा प्रधानमंत्री जी ने पुद्दुचेरी की यात्रा पे थे। यहाँ पे इन्होंने 2700 करोड़ रुपीस की परियोजनाओं का इनॉग्रेशन किया। और इसे यहाँ पे इन्होंने इन्फेसिस दिया कि अक्रॉस द कंट्री एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बन रहा है। और इस बार के बजट में इन्होंने बताया कि 12 लाख करोड़ रुपीस को जो है वो रखा गया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। पुदुचेरी में इन्होंने ई बसेस का शुरुआत किया, पीएम ई बस सेवा इनिशिएटिव के तहत, ताकि टूरिज्म को बढ़ावा मिले। और इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो पॉल्यूशन को कम करने में गेम चेंजर की तरह काम करेंगी। इन्होंने 750 एकड़ में कारासूर सिदारापेट इंडस्ट्रियल एस्टेट इसके डेवलपमेंट के लिए अनाउंसमेंट किया। और इसके अलावा इन्होंने जो है वो 74 प्रोजेक्ट्स के लिए फाउंडेशन स्टोन रखा। ये 1571.73 करोड़ रुपीस का लगभग टोटल इसका कॉस्ट है। और इसमें जो ये प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी गई है, इसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 41 रूरल रोड्स का भी जो है वो डेवलपमेंट किया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी महोत्सव 2026 इसको भी डिक्लेयर किया कि ये शुरू हुआ है ऑरोविले में। और यहाँ पे ऑरोविलो विले जो है, इन्होंने कहा कि श्री अरबिंदो और मेरा अल्फासा इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था ऑरोविले का, एक यूनिवर्सल सिटी के तौर पे, जो कि लोगों को यूनाइट करने का काम करता है, चाहे उनका कोई भी रिलीजन हो और वो किसी भी रीजन को बिलोंग करते हैं। फिर कोकोनट प्रोडक्शन से रिलेटेड एक न्यूज थी। 26-27 का जो यूनियन बजट है, इसमें कोकोनट प्रमोशन स्कीम इंट्रोड्यूस किया गया है। और इसका जो एम है, मोटिव है, वो ये है कि कोकोनट प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देना, जो ओल्ड नॉन प्रोडक्टिव गार्डन्स हैं उनमें हाई यील्डिंग वेराइटीज को लगाना, न्यू प्लांटेशन लगाना। और कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड है, अ, इन्होंने इस तरह की पहले जो है वो स्कीम जो है वो ले आई है। इंडिया की बात करें तो भारत जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर भी है कोकोनट्स का। और इनकी जो प्राइसेस हैं इनमें काफी जो है वो इंक्रीज देखने को मिला है। हायर प्रोडक्टिविटी तो है, बट इसका जो प्राइस है वो काफी बढ़ रहा है। तो इनके प्रोडक्शन को और इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट की ने ये सारी इनिशिएटिव ले आई हैं। और अगर हम देखें तो काफी सारी स्टडीज हुई हैं जिसमें कि डिजीज और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो प्रोडक्शन है उसमें कमी देखने को मिली है। तो मतलब प्रोडक्शन बढ़ा भी है लेकिन कमी भी जो है देखने को मिल रही है। तो इस पूरे इसको जो है ये जो स्कीम है इसके तहत कोशिश यही रहेगी कि डिजीज, पेस्ट, इन सब पे कंट्रोल पाया जाए और प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। तो इनका यही प्रायोरिटी रहेगी कि मास जो मल्टीप्लिकेशन है, क्लाइमेट रेजिलियंट वेराइटीज, उनको ज्यादा से ज्यादा ग्रो किया जाए। और इसके अलावा एक नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसके तहत भी कोकोनट प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है।
कोकोनट कल्टीवेशन काफी इम्पोर्टेंट है, और चूंकि वर्ल्ड का इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, इससे और जो इनकी जो डिजीज है वो कई बार पूछी भी जा चुकी है, रूट विल्ट डिजीज, इससे कोकोनट पाम्स जो है वो इफेक्टेड होते हैं, और इसकी वजह से जो प्रोडक्शन है उसमें कमी कमी जो है वो होती है। तो ये सारी चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट रहेंगी। फिर इंडिया का एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स में क्या क्या चीजें हुई है, इनके बारे में एक अच्छा आर्टिकल था। तो उसमें बताया है कि एग्रीकल्चर जो है वो लगातार इसमें ग्रोथ हो रही है, मेजर कंट्रीब्यूटर रहा है, जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन होता है। रूरल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने में भी इसने एक प्रमुख भूमिका निभाई है, और काफी इसमें डाइवर्सिफिकेशन भी देखने को मिला है। कोऑपरेटिव्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, और जो रीसेंट टेक्नोलॉजीज हैं इनकी वजह से जो ओवरऑल प्रोडक्शन है उसमें इंक्रीज हुआ है। फाइनेंशियल ईयर जो 15 और 24 की अगर हम बात करें, तो इसमें जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है वो बढ़ के लगभग 195% रहा है। इस बार का जो 26-27 का बजट है, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ हस्बेंड्री और डेयरिंग, इनके लिए 6,153 करोड़ का एलोकेशन किया गया है, जो कि 16% का इंक्रीज है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो इसके तहत जो पूरी जो धनराशि है उसको यूज किया जाएगा ब्रीड के इम्प्रूवमेंट में, इन वेटनरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, डिजीज कंट्रोल में। जैसे अभी मैंने बताया, मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया जो है वो लीडर है, और ग्लोबल आउटपुट का 25% इंडिया में प्रोड्यूस होता है। और जो पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी है, ये 2024-25 में 485 ग्राम्स पर डे रही है। जो ग्लोबल एवरेज है अगर उससे कंपेयर करें तो 328 ग्राम है। इंडिया सेकेंड पोजीशन में है एग प्रोडक्शन में, और इसके अलावा सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है, और फिश प्रोडक्शन में काफी इंक्रीज देखने को मिला है। 2013 में ये 9.58 मिलियन टन था, जो कि अभी 24-25 में बढ़ के 19.7% हो गया है। कोस्टल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, इन्होंने काफी प्रमुख भूमिका निभाई है। 72% इंक्रीज यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है वो इन्हीं एरिया से होता है। 76% सी फूड का एक्सपोर्ट इन्हीं से होता है। मीट प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया फोर्थ रैंकिंग है इसकी ग्लोबली, और 2024 में जो इनका प्रोडक्शन रहा वो जो आउटपुट रहा ये करीब 10.50 मिलियन टन रहा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, इसके तहत जेनेटिक इम्प्रूवमेंट पे वर्क किया जा रहा है। 14.56 करोड़ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किए गए हैं, और इससे जो एनिमल्स हैं और जो फार्मर्स हैं उनको बेनिफिट जो है वो हो रहा है। और ट्रेन किया जा रहा है टेक्नीशियंस को। फुट एंड माउथ डिजीज के लिए वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जा रहा है एनिमल्स में, इसके लिए जो है फार्मर्स को सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। फिशरी सेक्टर की बात करें तो जो एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट रहा है इस डेकेड में वो 8.74% का रहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना, इन सब के तहत जो सी फूड प्रोडक्शन है वो भी बढ़ा है, और एक्सपोर्ट भी काफी बढ़ा है। और 130 कंट्रीज में इंडिया की तरफ से एक्सपोर्ट जो है वो हो रहा है फिशरीज प्रोडक्ट्स का। फिर इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनलैंड रिजर्वायर नेटवर्क भी है यहाँ पे, और इनलैंड फिशरीज भी काफी बढ़ रही है। गवर्नमेंट के अमृत सरोवर मिशन है, इसके तहत 68,827 अमृत सरोवर बनाए गए हैं। 1,222 वाटर बॉडीज बनाई गई हैं जिनको फिशरीज एक्टिविटीज से जो है वो जोड़ा गया है। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर की और जो अलाइड सेक्टर की सारी जो इंफॉर्मेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। इससे डेफिनेटली क्वेश्चन आते ही आते हैं प्रीलिम्स में। फिर साइंस टेक्नोलॉजी में स्पेस कैप्सूल री एंट्री का क्या डायनेमिक्स है, किस तरह से चीजें होती हैं, इस पे एक अच्छा आर्टिकल था।
और री एंट्री की जो प्रक्रिया है ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है और इंडिया का गगनयान मिशन पे काम हो रहा है जिसके तहत हमारे एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे स्पेस में और फिर वहां से आएंगे। तो ये काफी क्रूशियल पॉइंट हो जाता है। और जो कभी जो जब स्पेस कैप्सूल जो है वो री एंट्री करता है तो इसका एक इमेंस ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है जिसको कि जो है वो एक कंट्रोल वे में नीचे आते टाइम जो है वो उसको कंट्रोल करना होता है। पहले साइंटिस्ट ये मानते थे कि री एंट्री इम्पॉसिबल है क्योंकि इतनी इमेंस हीट जनरेट होती है जिसकी वजह से आग लगने का पूरा डर होता है। फिर बाद में साइंटिफिक एडवांसमेंट हुए, रिसर्च हुई और फिर उन्होंने पाया कि एक ब्लंट बॉडी थ्योरी आई जिसने ये प्रूव किया कि जो फोर बॉडी है वो राउंडेड होनी चाहिए जिससे कि हीट का काफी जो है वो डिफ्लेक्शन होता है। और 98% जो कैप्सूल की एनर्जी होती है वो हीट फॉर्म में एटमॉस्फेयर में जो है वो निकल जाती है। री एंट्री की जो प्रक्रिया है ये कैसे इनिशिएट होती है, कैसे इसमें जो है वो कैप्सूल परफॉर्म करते हैं, इसके बारे में इस आर्टिकल में पूरा बताया गया है। और री एंट्री को इनिशिएट करने के लिए ये एक डी ऑर्बिट बर्न होता है, वेलोसिटी को कमी किया जाता है ताकि जो ग्रेविटी है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को जो है वो ओवरकम कर सके। और इसके बाद एक डाउनवर्ड इलेप्टिकल पाथ को फॉलो करते हुए ये जो एटमॉस्फेयर होता है इसमें जो स्पेस कैप्सूल है ये एंट्री करता है। री एंट्री कॉरिडोर एक क्रिटिकल एटमॉस्फेयर विंडो है और इसमें एक बैलेंस बनाया जाता है जो ओवरशूट और अंडरशूट बाउंड्रीज होती हैं। तो ये मतलब इसमें कॉन्सेप्ट तो ऐसा सच नहीं आएगा लेकिन जैसे कुछ चीजें जो है वो कैसे री एंट्री होती है, क्या इसका बॉडी होता है, क्या जो है वो एंगल ऑफ अटैक है, जैसे ये सब चीजें जो है वो कभी कभी पूछी जा सकती हैं। और और इसरो इन्होंने री एंट्री टेक्नोलॉजी की जो शुरुआत की वो 2007 से किया। और स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट ये एक मिशन था इसरो का जो कि 10 जनवरी 2007 को लॉन्च हुआ, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर उसके बाद 2014 में जो है वो केयर के थ्रू ये पूरा जो गगनयान है उसको जो है वो बना रहे हैं, तो गगनयान और ये सारी चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट रहेंगी। अब री एंट्री में जो कुछ कुछ टर्म्स हैं जैसे कि जो कीवर्ड्स हैं इसमें अगर आप देखिए तो ये है ब्लंट बॉडी थ्योरी। तो जैसे मैंने बताया कि ये एक स्पेस क्राफ्ट का जो इन कैसे बनना है, कैसे उसका डिजाइन होना चाहिए, इससे रिलेटेड थ्योरी है कि रे एंट्री करे तो ज्यादातर जो हीट है उसको डिफ्लेक्ट कर सके। फिर इसके अलावा एब्लेजन ये एक प्रोसेस है जिसके तहत जो मटेरियल है इसको रिमूव किया जाता है सरफेस से, वेपोराइजेशन की टेक्निक को यूज किया जाता है। फिर एक एंगल ऑफ अटैक है, ये क्या होता है, ये एक एंगल है बिटवीन द ऑनकमिंग एयर एंड अ रेफरेंस लाइन ऑन अ एयर फॉयल और बॉडी। और इसको जो है वो लिफ्ट जनरेट करने के लिए जो सेमी बैलिस्टिक बॉडी होती है उसमें यूज किया जाता है। तो ये जो टर्म्स हैं इसको आप ध्यान में रखिएगा। फिर साइंस से ही रिलेटेड साइंटिस्ट जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि जो अटाकामा डिजर्ट है चिली में इसका क्या पोटेंशियल है और इसको मार्स के एनालॉगस मान के इस पे वर्क किया जा रहा है। जैसे हम मार्स पे देख रहे हैं कि क्या वहां पे लाइफ है। तो सालार दी पेजोनलेस ये एक हाई एल्टीट्यूड सॉल्ट फ्लैट है और ये एक परफेक्ट मॉडल की तरह है अर्थ पे। यहाँ पे बहुत ड्राइनेस है, फ्रीजिंग टेम्परेचर है, इंटेंस यूवी रेस का एक्सपोजर है। तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं जिनकी रिसर्च टीम है वो अपना काम कर रही है। और इन्होंने यहाँ पे जो रॉक स्ट्रक्चर्स हैं उसको पूरा एग्जामिन किया है, जिसको कि स्ट्रेमोमेटोलाइट्स कहा जाता है, ये माइक्रोब्स के द्वारा बनते हैं। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि जिप्सम बहुत है जो कि प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट का काम करता है लाइफ के लिए। तो इस पे ये पूरा इनका रिसर्च चल रहा है, तो इसी से फिर ये कोशिश करेंगे कि कैसे जो है वो मार्स में जो है वो चीजें हो सकती हैं। और जैसे इन्होंने पहले जो लिविंग माइक्रोब्स इनको देखा और पाया कि कैसे ये वर्क करते हैं। इसके अलावा इन्होंने फॉसिल्स
जो है और जो केमिकल रेमनेंट्स हैं एंशियंट लाइफ के उस पे भी ये स्टडी किए। तो इसमें इनका कहना है कि जिप्सम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइफ को प्रिजर्व करने में। तो इस स्टडी से यही पूरी चीजें निकल के आई हैं और ये काफी इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि जिप्सम मार्स में भी काफी क्वांटिटी में पाया जाता है, यहाँ पे इसके भी डिपॉजिट है। तो अगर फिर वहां पे अगर जिप्सम प्रोटेक्ट कर सकता है लाइफ को, तो मार्स पे भी जो है वो हमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में जानकारी आगे मिल सकती है। फिर लास्ट में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्होंने इनॉग्रेट किया सेंट्रल फैसिलिटी फॉर रिकॉम्बिनेंट सेल्स एंड सेंसर्स। ये ब्रिक राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी है तिरुवनंतपुरम में, वहां पे इसका इनॉग्रेशन हुआ है। और इससे ड्रग डिस्कवरी को बूस्ट मिलेगा, साथ ही साथ मेडिकल और एग्री जेनोमिक्स पे भी ये काम करेगा। और यहाँ पे इन्होंने एक बुक भी रिलीज किया, क्वांटम फिजिक्स 100 मैजिकल ईयर्स, और इसके ऑथर हैं प्रोफेसर वीपीएन नामपुरी। तो बुक का नाम और ऑथर का नाम ये इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये आज का सारा इम्पोर्टेंट न्यूज था। और आप चैनल पर हमसे ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।